प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम को लेकर के प्राय हर ऑनलाइन कक्षा में मैंने चर्चा की है। आपकी जो मुख्य परीक्षाएं होगी, जो विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा हैं, उसकी अंक योजना को लेकर के भी मैंने बार बार चर्चा की है। आपका ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी साहित्य का ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, इसका जो पाठ्यक्रम है इस सेकंड पेपर का, वो 100 अंकों का निर्धारित है और उसमें छोटे छोटे प्रश्न नहीं आएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों का कोई प्रावधान नहीं है। लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का कोई प्रावधान नहीं है। केवल 20-20 अंकों के निबंधात्मक प्रश्न जिनकी शब्द सीमा, उत्तर लिखने की जो सीमा है 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 4 प्रश्न, लगभग 4-4.5 प्रश्नों में आपको उत्तर लिखना है। तो कहने का तात्पर्य 20-20 अंकों के 5 ही प्रश्न, यानी 20 × 5 = 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र है और 5 ही प्रश्न आपको हल करने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हर जो प्रश्न होगा वो अथवा में जरूर होगा, तो 2 में से 1 आपको करते जाना है। तो जो आरंभिक जो 2 प्रश्न होंगे वो केवल हिंदी भाषा से संबंधित होंगे। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं, इनका उद्भव, विकास, वर्गीकरण से संबंधित, भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं से संबंधित। साथ ही जो दूसरा प्रश्न होगा भाषा विज्ञान से संबंधित है, लेकिन उसमें अवधी, ब्रज और राजस्थानी ये 3 भाषाएँ हैं। इनके उद्भव, विकास, इनकी प्रमुख बोलियाँ और इनकी भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं से संबंधित ये दूसरा प्रश्न होगा। ये भी अथवा में होगा, उनमें से एक करना है। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा जो 3 प्रश्न वो हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित हैं। इन्हें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल संक्षिप्त रूप में विविध परिवेश, परिस्थितियाँ, नामकरण, काल विभाजन, रचनाकारों का प्रमुख परिचय, साथ ही प्रत्येक काल की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे संबंधित आपका ये पाठ्यक्रम है। तो 20-20 अंकों के 3 प्रश्न, 20 × 3 = 60 अंकों का पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित हैं। तो जिस तरह से हमने भाषा विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु को, पाठ्यक्रम को पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा था, उसी तरह से हमने हिंदी साहित्य के इस इतिहास से संबंधित हमने आदिकाल, भक्तिकाल के पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया है। और हाल ही की 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने रीतिकाल को आरंभ किया था और 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने रीतिकाल की विविध परिस्थितियाँ, परिवेश, पृष्ठभूमि पर अध्ययन किया था। और हाल ही की जो पिछली ऑनलाइन कक्षा हुई थी जिसमें हमने रीतिकाल का जो नामकरण विवादास्पद है उसको आरंभ करते हुए, उसकी पृष्ठभूमि पर चिंतन करते हुए हमने रीतिकाल नामकरण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था उनके विचारों पर हमने मंथन किया था, बात की थी। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं उसी क्रम को जारी रखते हुए। दूसरा जो नामकरण सुझाया है उत्तरालंकृत काल, यानी एक तरह से पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, इस तरह से नामकरण दिए हैं मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधु जो एक इतिहासकार हैं, 3 सखा हैं, 3 साथी हैं, इन्होंने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें इन्होंने रीतिकाल को उत्तरालंकृत नाम कहकर संबोधित किया है। तो देखिए, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को उत्तरालंकृत काल की संज्ञा दी है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तरालंकृत काल में भाषा भूषणों से लद गई, यानी जो भाषा है वो आभूषणों से लदी, अलंकारों से लदी, उस अलंकारों के वजन से वो दबी। श्रृंगार कविता खूब बनी, यानी कहने का तात्पर्य श्रृंगार रस से संबंधित कविताएं खूब फली फूली, यानी सभी कविजनों ने श्रृंगार रस पर बढ़ चढ़ करके कविताएं प्रस्तुत की। आचार्यता बढ़ी, एक दूसरे की होड़ में उत्कृष्ट कोटि का काव्य लिखने की होड़, ईर्ष्या भावना बढ़ी। प्रासंगिक कथा ने धर्म से संबल प्राप्त किया, यानी जो कथा थी उस समय जब इन श्रृंगार रस का वर्णन करते करते ये लोग ऊब जाते थे तो ईश्वर का आश्रय भी ढूंढते थे, भक्ति भी इनके हृदय में कहीं न कहीं छिपी हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है उत्तरालंकृत काल में भाषा भूषणों से लदी थी, श्रृंगार कविताएं खूब लिखी गई थी, आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रासंगिक कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथा ने धर्म से संबल भी प्राप्त किया।
साधारण कथा प्रसंग भी रचे गए थे अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, और खड़ी बोली गद्य ने भी जड़ पकड़ी थी। इससे स्पष्ट है कि मिश्र बंधुओं ने संक्षेप में उत्तर मध्यकाल की समस्त विशेषताओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। चूँकि उन्होंने मुख्य ध्यान भाषा पर दिया है, अतः उन्होंने इस काल को उत्तरालंकृत काल कहने में कोई संकोच नहीं किया। उत्तरालंकृत काल कहने का तात्पर्य अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग, यानी कला पक्ष को सजाना और संवारना। फिर जो तीसरा नामकरण सामने आता हमारे सामने, वह है श्रृंगार काल, और ये नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो देखिए हम इसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं। मिश्र जी ने इस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा से विभूषित किया है। उनका कहना है कि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, और भले ही कहीं कहीं भक्ति भाव आ गया हो या नीतिपरक उक्तियाँ आ गई हो, भक्ति भाव आ गया हो या नीतिपरक उक्तियाँ आ गई हो, किंतु उनके साथ भी श्रृंगार रस की मधुरता मिली हुई है। वास्तव में मिश्र जी ने, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने ये तर्क दिया है कि भारतीय काव्य का विभाजन रस के आधार पर किया जा सकता है। यानी जैसे आदिकाल में वीरता की प्रधानता के कारण उसे वीर गाथा काल, और दूसरा जो कालखंड आता है भक्ति काल, भक्ति रस की प्रधानता के कारण भक्ति काल, और इसमें रीति काल में भी जिस तरह से श्रृंगार वर्णन है तो इसे श्रृंगार काल कहा जा सकता है। आधुनिक काल जो है विविधताओं से भरा हुआ है, और वहाँ पर विविध विषयों पर लेखनी चली है, इसलिए उसका कोई एक सर्वनाम किसी प्रवृत्ति रस के आधार पर नहीं हो सकता। तो देखिए वास्तव में मिश्र जी ने ये तर्क दिया है कि भारतीय काव्य का विभाजन रस के आधार पर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वीर गाथा काल और भक्ति काल विषय वस्तु से जुड़े हुए हैं, यानी वीर रस और भक्ति रस से जुड़े हुए हैं, तो रीति काल को भी रस से जोड़ना चाहिए, और रस की प्रमुखता की दृष्टि से रीति काल में श्रृंगार रस ही व्यंजित हुआ है। अतः इस काल को श्रृंगार काल कहना सर्वाधिक युक्ति संगत होगा। तो ये तीसरा नामकरण था श्रृंगार काल। पहला नामकरण पर हमने चर्चा की थी रीति काल, जो आचार्य शुक्ल जी ने दिया। दूसरे नामकरण पर हमने चर्चा की थी उत्तरालंकृत काल, यानी अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था। तीसरा हमने श्रृंगार काल पर चर्चा की, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। पांचवें पर हम बढ़ रहे हैं। पांचवा जो नामकरण सुझाया है रीति श्रृंगार युक्त, रीति श्रृंगार युग, डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने यह नाम दिया। देखिए डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीति काल को रीति श्रृंगार युग नाम से पुकारा है। उनका तर्क है कि इस काल के अंतर्गत श्रृंगार की प्रधानता रही है, और रीति शास्त्र से संबंधित अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी काव्यशास्त्री लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। काव्यांग जो हुए, जैसे अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण, काव्य रीतियाँ, शब्द शक्तियाँ, इन सभी काव्यांग तत्वों पर जो ग्रंथ इस रीतिकाल के कवियों ने लिखे हैं वो लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। तो रीति शास्त्र से संबंधित अधिक ग्रंथ लिखे गए थे। श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, जो उदाहरण भी दिए गए वो भी श्रृंगार रस से संबंधित दिए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य रीति की एक परंपरा चली, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीन कवि जो इसी से संबंधित हुए। लक्षण ग्रंथ कुछ लिख रहे थे, कुछ के काव्य में स्वतः ही सिद्ध होते गए और कुछ इनसे मुक्त रहे। और तीसरा श्रृंगार रस, प्राय तीनों काल के कवि, तीनों काव्य धाराओं के, चाहे रीतिबद्ध हो, चाहे रीति मुक्त हो, चाहे रीति सिद्ध हो, सभी ने श्रृंगार रस पर ही अपनी लेखनी चलाई है। चाहे वो वैयक्तिक प्रेम से जुड़ा हो, चाहे वो राजा महाराजा के वैभव विलास से जुड़ा हुआ प्रेम हो। अतः रीति शास्त्र के आधार पर कविता का सृजन होने के कारण इस काल को रीति श्रृंगार युग कहना अधिक समीचीन है। तो ये विचार दिया है रीति श्रृंगार युग का डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने। प्यारे विद्यार्थियों, एक पांचवा नामकरण हमारे सामने और आता है, और वो ये हैं कलाकाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कलाकाल कह करके भी पुकारा, जो कलाकाल कहने का तात्पर्य कला पक्ष से संबंधित है, और इन कवियों ने केवल कला पक्ष को सजाने और संवारने का प्रयास किया।
जिससे भाव पक्ष निर्बल हो गया। तो देखिए रमाशंकर शुक्ल रसाल जी इस संदर्भ में क्या तर्क देते हैं अपना। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि या फिर उनका ये तर्क रहा है कि रीतिकाल में कला पक्ष प्रबल रहा है, यानी ब्रज भाषा को सजाया संवारा, और साथ ही सभी काव्यांग जो हैं अभिव्यक्ति से संबंधित, अनुभूति जो पक्ष हैं वो भाव पक्ष से संबंधित, और अभिव्यक्ति यानी उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है उसमें भाषा और शैली प्रथम माध्यम बनते हैं और अन्य काव्यांग तत्व उसमें सहायक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य रीतिकाल में कला पक्ष को सजाया संवारा यानी वह प्रबल रहा है। कलात्मक वैभव से सरोबार कविताएं संपूर्ण युग में दिखाई देती है, यानी रीतिकाल में दिखाई पड़ती है। ऐसा कोई कवि नहीं है जो कलात्मकता से दूर रहकर सहज भाव से कविता करता हो या कविता लिखता रहा हो। अतः इसे कलाकाल नाम दिया जा सकता है। तो ये सभी 5 नामकरण इस रीतिकाल के लिए सामने आए। इन सभी विद्वानों के मतों को हमने अभी स्पष्टतः सुना है, उन पर चर्चा की है, उनके तर्कों को देखा है। कहने का अभिप्राय ये है कि रीतिकाल के लिए विद्वानों ने अनेक नाम सुझाए हैं और सभी नाम किसी न किसी तर्क पर आधारित हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सुझाए गए विविध नामों में से कौन सा नाम सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा जिसे सहज रूप से स्वीकारा जा सकता है। कोई भी निर्णयात्मक मत देने से पूर्व प्रत्येक नामकरण की संक्षिप्त रूप से हमें समीक्षा कर लेना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य प्रत्येक नामकरण देने से पूर्व उस नाम की समीक्षा करना अपेक्षित होता है। ऐसा करके ही किसी न किसी निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी मतों की समीक्षा यानी जो 5 नाम इस रीतिकाल के जो नामकरण, रीतिकाल का नामकरण जो विवादास्पद रहा है, जिसके लिए 5 नाम सुझाए गए हैं और इन 5 नामों पर हम एक एक पर हम तर्क सहित इनकी समीक्षा करेंगे कि ये नाम क्यों उपयुक्त नहीं है, वो क्यों और कौन सा नाम सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, उसके ऊपर भी हम तर्कपुष्ट शैली में उसकी समीक्षा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं अलंकृत काल नाम की समीक्षा। यानी सर्वप्रथम हमारे सामने आता है अलंकृत काल की समीक्षा। तो पहले हम लेते हैं सभी मतों की समीक्षा में रीतिकाल के लिए जो नाम दिए गए हैं उनमें उत्तरालंकृत काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल और रीति श्रृंगार नाम प्रमुख हैं। इन मतों की समीक्षा करना आवश्यक है क्योंकि तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो आज हम पहला मत जो है, पहला नामकरण है अलंकृत काल नाम की हम समीक्षा करने जा रहे हैं, जो मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था। मिश्र बंधु विनोद, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था जिसमें ये नाम उन्होंने सुझाया है। उत्तरालंकृत नाम के करके इन्होंने पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में विभिन्न कवियों को अलग अलग वर्गों में रखा, जिससे एक युगपरक विवेचन की प्रवृत्ति का उदय हुआ। इस क्रम में मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहा है। उन्होंने इस नाम के समर्थन में ये तर्क देकर इसकी अनेक विशेषताएं उजागर की हैं और उनका तर्क यह है कि इस युग में अलंकरण की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, यानी अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, इसलिए इसे अलंकृत काल कह सकते हैं। किंतु अधिकांश विद्वानों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है। शुक्ल जी ने भी इस नाम पर न तो कोई टिप्पणी की और न इसे स्वीकार किया, क्योंकि कविता में अलंकार का प्रयोग तो प्राय प्रत्येक काल की कविता में हुआ है, यानी अलंकारों का प्रयोग करना स्वाभाविक है। कविता रूपी कामिनी को सजाने के लिए शब्द और अर्थ रूपी गहनों का प्रयोग तो किया ही जाता है पाठक को आकृष्ट करने के लिए। तो प्रत्येक काल की कविता में अलंकारों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह नामकरण संकुचित दृष्टिकोण रखता है।
दूसरे, अलंकृत शब्द रीति का एक अंश मात्र है, यानी रीति की जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे उसमें अलंकार तो एक अंग मात्र है। छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, शब्द शक्तियाँ, उनमें से एक अंश मात्र है। तीसरे, रीतिकाल में कविता में केवल अलंकारों का ही बाहुल्य नहीं है, अन्य काव्यांगों को भी इसमें यथानुसार स्थान दिया गया है। जैसे श्रृंगार रस का चित्रण भी हुआ, भूषण आदि की कविता में वीर रस भी झलकता है, और केशवदास जी की रामचंद्रिका में तो प्राय सभी रसों का प्रयोग है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सभी रस, अन्य रस भी उसमें आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त हुए हैं, केवल अलंकार ही नहीं। अतः ये नाम एक पक्षी हैं। अलंकार केवल कविता पर ही लागू होता है, लक्षण ग्रंथों पर नहीं। दूसरी ओर हिंदी में अलंकार शब्द केवल काव्य का एक अंग मात्र हैं, इसलिए अलंकृत काल अत्यंत संकुचित अर्थ का द्योतक होने के कारण इस काल के लिए ये नाम उपयुक्त नहीं है। तो अलंकृत काल मिस्र बंधुओं के द्वारा सुझाया गया था, वो एक पक्षी और संकुचित दृष्टिकोण वाला प्रतीत हुआ समीक्षा करने के उपरांत, इसलिए इस रीतिकाल के लिए अलंकृत नाम देना युक्ति संगत नहीं है। दूसरा जो नामकरण हमारे सामने आया था श्रृंगार काल, उसकी समीक्षा हम अगली ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपने व्यक्तिगत एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। साथ ही जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि सभी वीडियोज को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आप सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर विषयवार नहीं, कक्षावार और विषयवार प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। जिस भी विषय के लिंक को आप ओपन करेंगे उस विषय से संबंधित अब तक के सारे ऑनलाइन कक्षाओं के सारे वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।